नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अब हमारी डीवी हो रही है और जल्दी हमारा नंबर आ जाएगा। तो जॉइनिंग जैसे ही हमारी होगी तो फर्स्ट डे हमें जो वर्क अलॉट होगा वो किस प्रकार से अलॉट अलॉट होता है, हमें कौन सी सीट चॉइस करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, पढ़ने वाले के लिए कैसी करनी चाहिए और जो वर्कर हैं उनको कैसी लेनी है, ठीक है। जो कोई दूसरा काम भी करते हैं तो कौन सा ऑफिस में हमें ऐसा काम मिले जिससे कि हम दोनों ही काम कर सकें। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, उन सभी पे साथियों अपन चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको साथियों ये अब मैं ये वीडियो अधिक टाइम का नहीं बनाना चाहता, अधिक लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं 2 पार्ट में बताऊंगा साथियों। पहले पार्ट में तो आपको पूरा वर्णन बता देता हूं कि कार्य का आवंटन कैसा होगा। सेकंड पार्ट में साथियों आपको ये बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से पहले दिन कौन सा काम लेना चाहिए, ठीक है। महिलाओं को कौन सा लेना चाहिए, ठीक है, और पढ़ने वालों को, वो सब मैं बताऊंगा। तो पहले तो अपन चर्चा कर लेते हैं कार्य के आवंटन के बारे में। साथियों आपको जब भी आप फर्स्ट डे जाएंगे ज्वाइनिंग करेंगे तो साथियों आपके डिपार्टमेंट में या तो आपको ऑडिट का काम मिलेगा, या पेमेंट का मिलेगा, या टेंडर का मिलेगा, या संस्थापन का मिलेगा, और एक बजट का भी होता है, ठीक है। इस प्रकार के ये काम होते हैं। अब कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे एक ही सीट होती है जूनियर अकाउंटेंट की। तो साथियों वहाँ पे क्या है, ये जितने भी काम हैं उस अकेले को करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब अपन ऑडिट के बारे में बात करते हैं। ऑडिट पे चलने से पहले मैं आपको ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं अपन LFAD में चलते हैं। इसे कहते हैं साथियों स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर में है ये। लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ये थर्ड पार्टी ऑडिट होती है। सेंटर्स से जो पेमेंट आता है जहाँ पे उनकी ऑडिट की जाती है इसके द्वारा, ठीक है। एक्स कैडर पोस्ट जो होती है, प्रतिनियुक्ति डिपार्टमेंट जो भी होते हैं, बोर्ड नगर निगम JDA ये जो भी होते हैं, उन सब में LFAD द्वारा क्या की जाती है, ऑडिट की जाती है। अब बात करते हैं दूसरा होता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। साथियों इसको कहते हैं निरीक्षण विभाग। यह कहाँ है, जयपुर में है। यह भी थर्ड पार्टी ऑडिट करता है। ये जितने भी विभागाध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी ऑडिट करता है, ठीक है। अब चलते हैं F&CO। साथियों ये F&CO जो है वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मंडल, जयपुर है। साथियों अभी मेरी पोस्टिंग यहीं पे है, ठीक है। संबंधित विभाग के अधीनस्थ कार्यालय आता है। इसके अधीनस्थ कौन से काम कार्यालय आते हैं, PhD आते हैं। PhD जितने भी ऑफिस होते हैं उन सब की इंटरनल ऑडिट का काम इसके द्वारा की जाता है। इंटरनल और फिजिकल ऑडिट दोनों ही होती है। ये दोनों काम F&CO करता है साथियों, ठीक है। अब अपन काम की बात करते हैं। जब आप जाएंगे तो आपको जो सीट मिलती है, मान लो आपको ऑडिट की सीट मिलती है, तो वहाँ कैसा क्या काम होगा साथियों, दो चीज़ है। एक तो दो काम होते हैं, इंटरनल ऑडिट का काम और एक होता है भौतिक अंकेक्षण का काम। तो सीट पे या तो आपको एक ही मिलेगा या दोनों ही मिलेंगे। ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप मान लो ऑडिट डिपार्टमेंट में ही चले जाते हो, इनमें से जो मैंने 3 बताए इसी में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पे साथियों आपको केवल एक ही काम मिलेगा, या तो आंतरिक या फिर भौतिक, ठीक है। लेकिन इनके अलावा किसी में भी जाओगे तो ये सारा ही काम मिलेगा आपको, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में साथियों। आंतरिक अंकेक्षण में साथियों होता क्या है, ये 2 तरह से होती है। एक तो संबंधित विभाग क्या बनाएगा, टीम बनाता है, जिसमें कौन कौन होता है, W फर्स्ट होगा और जूनियर अकाउंटेंट होगा, या W सेकंड। वैसे अब वैसे हर जगह कौन होता है, जूनियर अकाउंटेंट ही होता है और W फर्स्ट, ये 2 टीम बनाई जाती है। दूसरे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो जिसमें CA द्वारा इंटरनल ऑडिट की जाती है, वो उनके आवश्यकता अनुसार होता साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आपको क्या क्या करना होता है यदि आपको ऑडिट के लिए लगा दिया जाए, ठीक। ऑडिट डिपार्टमेंट पोस्टिंग हो गई और ऑडिट के लिए लगा दिया जाता है, तो आपको क्या करना होगा साथियों। आपको साथियों जो भी विभाग निर्देश दे उसकी पालना करनी होगी। भुगतान, निविदा, संस्थापन, रोकड़ इत्यादि कार्य का उचित रूप से संपादित हुआ या नहीं हुआ, इसकी आपको जांच करनी होगी, ठीक है। सामान्य रूप से ये क्या होता है, प्रतिवर्ष की जाती है। व्यय नियमानुसार हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करनी पड़ेगी। गबन की जांच करनी पड़ेगी और अनियमितताओं का पता लगाना होगा। इन चीज़ों ये सब तो चीज़ें होती है इंटरनल ऑडिट में। अब भौतिक अंकेक्षण में बात करते हैं साथियों। इसमें भी एक टीम बनती है, ठीक, जिसमें 2 सदस्य होंगे, W फर्स्ट और जूनियर अकाउंटेंट, या W सेकंड। इसमें क्या होता है साथियों, स्टॉक का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाता है। रिकॉर्ड से स्टॉक का भौतिक रूप से मिलान किया जाता है।
कम व अधिक सामग्री पाए जाने की जांच की जाती है। मेन तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो स्टोव का रजिस्टर होता है, जो भी सामग्री होती है उसकी जांच की जाती है, ठीक है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, कोई सामान कम पाया गया या अधिक पाया गया है तो उसकी जांच की जाती है। अब बात करते हैं, आपको सीट के बारे में बात करते हैं। यदि आपको मान लो सीट मिल जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? साथियों, यदि आपको सीट मिल जाती है, ना कि ऑडिट का काम, तो सीट मिलती है आपको, तो साथियों इसमें आपको एक तो आंतरिक जाँच की पत्रावली, भौतिक जाँच की पत्रावली, एजी ऑडिट की पत्रावली, सीए ऑडिट की पत्रावली, पीएससी पेरे होते हैं उनकी पत्रावली आपको सँभालनी पड़ेगी, ठीक है? और ऑडिट प्रवाही से प्राप्त पत्रावली को जारी करना, प्राप्त अनुपालना का निस्तारण करना, अपने कार्यालय के पेरों की अनुपालना तैयार करना और आंतरिक जांच टीम का समय समय पर कार्य योजना बनाना। ये सारे काम साथियों उस जिसको सीट मिलती है उस को करना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों, अपन पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है? अगर किसी को सीट मिलती है भुगतान वाली, पेमेंट वाली, तो उसे क्या करना होगा साथियों? कर्मचारी की सैलरी व अन्य कोई भी भुगतान होते हैं, संविदा कर्मियों के भुगतान यदि वहाँ पे हैं, निविदा से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, टेंडर होते हैं, उनका जो पेमेंट होता है वो करना होगा। कार्यालय व्यय उनके संबंधित पेमेंट और विभिन्न राजकीय व्यय जो भी होते हैं वो सब उनको करने होंगे। नोट्स साथियों, अभी IFMS 3.0 चल रहा है, इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अभी से ही सैलरी प्रोसेस जो होता है वो सारा इसके माध्यम से हो रहा है, ठीक है? तो आपको अभी से आप यूट्यूब पे डालना IFMS 3.0, तो इसका नॉलेज ले लें अभी से ही, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको सैलरी बनाने के लिए दे दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, तो फिर वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को नहीं आता। अब क्या है, जैसे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो ये शब्द नहीं, कोई भी नहीं सुनेगा आपको नहीं आता है। वो सब ये मानते हैं आप नियम में पारंगत है, इसी कारण आपकी पोस्टिंग हुई है, ठीक है? कार्य की प्रकृति अनुसार समय का ध्यान रखना चाहिए, ठीक? आपको क्या करना है, कार्य की प्रकृति देखनी पड़ेगी पेमेंट करते समय, उसका आपको समय का ध्यान रखना है, उस समय में किया कि नहीं किया। समय में नहीं किया तो उसकी पेनल्टी लगती है, पेनल्टी आपको लगानी पड़ेगी। प्राप्त बिल 3 प्रतियों में है कि नहीं, इसकी जाँच करनी है, वो वेरीफ़ाई है कि नहीं वो देखना है, और कार्यादेश के अनुरूप है कि या नहीं, ये सब बातें आपको पेमेंट के समय देखनी होगी। और भी चीज़ें होती हैं, तो वो हर हर कार्य की प्रकृति अलग-अलग होती है। तो आप जहाँ जाएँगे तो वहाँ अपने बॉस से आप सीख सकते हैं, ठीक है? अब आगे है टेंडर की बात। सबसे इम्पोर्टेंट सीट जो होती है वो टेंडर की होती है और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी भी टेंडर की होती है। साथियों, टेंडर का काम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक SPP पोर्टल है, जिसे कहते हैं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ये आप सर्च कर सकते हैं आराम से नेट पे डाल के। इसमें क्या होता है साथियों, 1 लाख से अधिक की जो भी निविदा होगी वो आपको अपलोड करनी होगी। आप क्या है, एक RTPP एक्ट चलता है, ठीक है? राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम व अधिनियम, ठीक? नियम 2012 और अधिनियम 2012 और नियम 2013 ये चलता है साथियों, ठीक है? तो ये आपको मतलब कि हर जो भी जूनियर अकाउंटेंट है उसके सबके काम में आएगा, ठीक है? जितने भी टेंडर प्रोसेस होंगे वो सब उस जो बुक है वो उसी RTPP वाली बुक है उसी से आपको करना होगा। तो इसमें कहा गया है कि 1 लाख से अधिक की कोई भी निविदा होगी उसको SPP पोर्टल पे अपलोड करना होगा। तो पोर्टल पे कैसे अपलोड होता है, क्या है, ये अपन बाद में चर्चा करेंगे। और अन्य समस्त कार्रवाई अपलोड करनी होगी, है ना? जब वो टेंडर होता है तो उस टेंडर के समस्त जो भी कार्रवाई वो भी आपको अपलोड करनी होगी। अब दूसरा होता है ई-प्रो, 2 होते हैं साथियों, पोर्टल 2 होंगे, एक एसपीपी पोर्टल और दूसरा कौन-सा होगा साथियों, एक होता है ई-प्रो। ई-प्रो होता है ई-प्रोक्यूमेंट, ठीक है? 10 लाख से ऊपर की जो भी आप टेंडर करोगे, तो आपको ई-प्रोक पे तो अपलोड करने ही पड़ेंगे और एसपी पोर्टल पे भी करने पड़ेंगे, दोनों, ध्यान रखना साथियों, दोनों पे करने पड़ेंगे और अन्य समस्त कार्रवाई भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, ये मैं हल्का-हल्का आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नॉलेज अभी बाद में मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है? जैसे-जैसे आपकी क्वेरी आएगी वैसे-वैसे मैं बताऊँगा साथियों। अब चलते हैं वर्क के बारे में। अब आपको इसमें काम क्या करना पड़ेगा साथियों? मान लो आपको टेंडर की शीट मिल जाती है, तो आपको साथियों सबसे पहले तो एक तो निविदा पत्रावली जो होती है, टेंडर पत्रावली, उसको संधारण करना होगा। समय सीमा का ध्यान रखना होगा साथियों, इसमें खेल ही समय सीमा का है साथियों। तो इसलिए क्या है कि कब अपलोड करनी है, कब अपलोड नहीं करनी है, किस सीमा में करनी है, किस सीमा में आपको विज्ञप्ति जारी करनी है, कि कहाँ कौन से अखबार में एडवर्टाइजमेंट करवाना है, उसकी लिमिट क्या है, वो सब चीज़ें
कितने शब्द देने हैं, क्या करना है, वो सब बहुत सी चीज़ें होती है इसके अंदर साथियों। तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो जिसको ये सीट मिले, वो थोड़ा समझदारी से, अगर जिसको सीट मिल जाती है वो उसको सबसे पहले तो शाम को जाकर के मार्केट से आरटीपीपी खरीदनी है, ठीक है? अगर मिल गई सीट तो ध्यान रखना साथियों, वहाँ आपको कोई नहीं बताएगा कि आरटीपीपी क्या होती है, क्या नहीं है, तो आप जाकर के आरटीपीपी खरीद लेना, ठीक है? यहाँ मार्केट में मिल जाती है, जहाँ पे जो बुक्स मिलती है, वहाँ मिल जाएगी आरटीपीपी की, और हिंदी, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होती है साथियों वो, ठीक है? अब अगली बात है, समय सीमा पूर्ण होने से पहले कार्य को पूरा करना होगा। कहने का मतलब आज टेंडर कोई ख़त्म हो रहा है और उसको आज बढ़ाना है मान लो, तो आज शाम को यदि आपने अपलोड नहीं किया, तो आपकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी इसमें, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कोई टेंडर की फ़ाइल आई है तो आप उसको देख नहीं रहे और मस्त हो रहे हैं, आप दूसरे काम में लग रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास इतना साल का काम पड़ा है, इस कारण मैंने इसको देखा नहीं, ऐसा नहीं। तो आपको पहले उसमें चॉइस करना पड़ेगा, कहीं इसमें कोई समय सीमा वाली कोई फ़ाइल तो नहीं आई है। हाँ, फ़ाइल नहीं आई तो फिर ठीक है, आप आराम से काम कर सकते हो। ये कोई फ़ाइल आई है तो सबसे पहले उसको वो फ़ौरन करें, ठीक? आपको एक उपापन रजिस्टर बनाना पड़ेगा, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा साथियों। जो जिसको सीट मिलेगी वो एक टेंडर का एक रजिस्टर बना ले, ठीक है? ठीक है? और बैंक गारंटी, प्रोसेसिंग, निविदा फ़ीस, इसका भी रजिस्टर संधारण कर ले। अब बात करते हैं साथियों संस्थापन की। साथियों संस्थापन पे जिस कर्मचारी को लगाया जाएगा उसको क्या किया जाएगा, कर्मचारियों के जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसकी जांच करेगा, वो सर्विस बुक की जांच करेगा, इंक्रीमेंट लगाना, कर्मचारी के अवकाश, प्रमोशन, रिलीव समस्त कार्य करेगा, और सरकार द्वारा जारी दिए जाने वाले विविध अन्य परिलाभ की जांच करेगा वो। और इसके अलावा और भी बहुत से काम होते हैं साथियों संस्थापन वाले के पास। वैसे संस्थापन वाले के पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, उसको आरएसआर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो कई बार देखना कुछ आप में से ही है ना, आरएसआर के बहुत मास्टरमाइंड हो जाएँगे। कुछ आप में से आरटीपीपी के मास्टरमाइंड हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह लगते हैं कि वहाँ केवल आरटीपीपी चलती है, और कुछ ऐसे लगेंगे जहाँ पे केवल आरएसआर ही चलती है। कुछ साथी आप में से लगेंगे मेडिकल में लगेंगे, ठीक है? आप मेडिकल के बारे में लगेंगे तो आपको टीए बिल के बारे में, मेडिकल बिल के बारे में आप मास्टरमाइंड हो जाएँगे। तो ये सब आपके उस ऑफिस के ऊपर डिपेंड है और आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, काम करने में। यदि आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो आप के पास आप ही के साथियों के फ़ोन आएँगे, आपसे ज्ञान लेंगे, आपसे जानकारी लेंगे लेंगे और धीरे-धीरे आप में भी मनोबल बढ़ेगा साथियों। तो साथियों यदि आप, और मैं सेकंड वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको जो चाहते हो वो मैं बताऊँगा कि आपको कौन-सी सीट कैसे लेनी है। क्योंकि फर्स्ट डे में ही आपको, और आप में से एक जगह 5-6 जूनियर अकाउंटेंट जाएँगे वहाँ पे। तो आप में से किसको और कैसे वो काम चुराना है, जो आपको वो जो मैंने 5 काम बताएँ उसमें से, तो वो मैं ट्रिक मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊँगा साथियों। ठीक है? यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।